मेरा नाम जिया है। मेरी उम्र 19 साल है। मेरे घर की हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए काम करने के लिए लोगों के घरों में जाना पड़ता था। फिर मैं बहुत अच्छे घर में काम करने लगी। मेरी मालकिन बहुत ही अच्छी औरत थी। उनका घर बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। मुझे ऐसे घर बहुत पसंद थे जो काफ़ी पुराने तरीके से बने हुए होते हैं। मैं वहाँ काम करती थी। इनका एक बेटा था, उनका नाम माधव था, जो आते जाते मुझ पर नज़र रखता था। आज तक उसने ना तो मुझे कोई बात की और ना ही कोई गलत हरकत करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी नज़रों से मैं परेशान हो गई थी। फिर एक दिन मेरी मालकिन ने मुझसे कहा कि वह मुझे अपने घर की बहू बनाना चाहती है। मेरे लिए वह बात हैरान करने वाली थी, क्योंकि मैं तो उस घर की एक मामूली सी नौकरानी थी और अब मैं उस घर की मालकिन बनने जा रही थी। मैंने फ़ौरन ही हाँ कर दिया और उनके बेटे से शादी कर ली। शादी के बाद उसने मुझे बताया कि वह मुझसे मोहब्बत करता है, इसलिए मुझे देख रहा था और उसने अपनी माँ से कहा था कि वह मुझसे शादी करना चाहता है। लेकिन फिर मेरी सास, जो कि पहले मेरी मालकिन थी और अब मेरी सास बन चुकी थी, उन्होंने मुझे एक ऐसा काम करवाना शुरू कर दिया जिससे मुझे उम्मीद ही नहीं थी। वह मुझे रात को 1 बजे अपने कमरे में बुला लेती थी। मेरे पति की एक कंपनी में नाइट ड्यूटी होती थी। जैसे ही माधव काम पर जाते, मेरी सास फ़ौरन मुझे अपने कमरे में बुला लेती थी। दरअसल वह मुझे अंधेरी कोठी बनवाने का काम करवा रही थी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे ऐसा क्यों कर रही है और इस बारे में माधव को क्यों नहीं बताया गया। लेकिन मैं मरता क्या न करता, मैं उसका काम करते रहती। लेकिन इस काम में इतनी मेहनत करनी पड़ती थी कि मुझे जल्दी ही थकान होने लगती थी। जब मैं पूरी तरह थक जाती तो मेरी सास मेरे लिए चाय बना कर लाती थी और मुझसे कहती थी, इसे पी लो, तुम्हारी थकान खत्म हो जाएगी। मैं वह चाय पी लेती थी और फ़ौरन ही मुझे नींद आने लगती थी और मैं सो जाती थी। जब मेरी आँख खुलती थी तो मेरी सास मेरे साथ पास आती थी और मुझे पैसे देकर कहती, जिया रख लो, यह तुम्हारी मेहनत की कमाई है, लेकिन यह बात किसी को मत बताना, यहाँ तक कि अपने पति माधव को भी मत बताना। धीरे धीरे मुझे शक होने लगा कि चाय पीने के बाद मुझे नींद क्यों आने लगती है। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कब, कहाँ और कैसे सो गई। एक दिन मैंने चाय पीने से पहले अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया और फिर वहाँ जो हुआ वह देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरी सास ने मेरे बेहोश होने के बाद, मैं अपने माँ की इकलौती बेटी थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरी माँ लोगों के घर में काम करती थी और मुझे भी यही करवाना चाहती थी, पर मेरे पिताजी मेरी माँ से कहते थे, इतनी प्यारी लड़की को अगर किसी के घर काम करने के लिए भेजेंगे दिल परेशान रहेगा। लेकिन माँ का यह कहना था कि मैं भी तो बहुत खूबसूरत हूँ, मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, लेकिन तुमने गरीबी में आकर मुझसे यह काम करवाया और अब अपनी बेटी की बारी आई है तो तुम्हारा दिल तड़प रहा है। मेरे पिताजी जब इस दुनिया से चले गए तो माँ ने मुझे भी यही कहा कि अब तुम लोगों के घर में काम करना शुरू कर दो। मुझे एक अच्छी औरत के घर में नौकरी मिल गई। मैं दिन रात वहीं पर रहती थी। वो औरत मेरा बहुत ख्याल रखती थी। त्योहार पर मुझे नए नए कपड़े भी दिलवाती थी, साथ ही वह मुझे खाना भी दिया करती थी। जब भी उसके घर पर कोई आता तो वह मुझे देखकर पूछता था कि क्या यह तुम्हारी कोई रिश्तेदार है, क्योंकि मैं शक्ल और सूरत की बहुत अच्छी थी, इसलिए कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि मैं उस घर की एक मामूली सी नौकरानी हूँ। उसका एक बेटा था माधव, जो कि बहुत हैंडसम था और कमाता भी अच्छा था, लेकिन वह मुझे अक्सर देखते रहता था। लेकिन उसने कभी मेरे साथ कोई गलत हरकत नहीं की, न ही कोई बात की और ना ही कभी कोई गलत इशारा किया, लेकिन उसकी निगाहें मुझ पर ही रहती थी। मैंने उसके कमरे में जाना छोड़ दिया था। मैं खाना बना देती और मालकिन से कह देती थी कि आप खुद ही खाना उनको दे दो। मैं उनसे दूर रहने लगी, क्योंकि मुझे यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन एक दिन मालकिन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपने घर की दुल्हन बनाना चाहती हूँ। यह बात सुनकर मैं हैरान हो गई और फिर सोचा कि शायद बीमारी में आकर उन्होंने इस तरह की बात कर दी होगी,
क्योंकि वह काफ़ी समय से बीमार रहती थी। उनका घर बहुत बड़ा और पुराना था। इस तरह के घर तो आजकल दिखते भी नहीं थे और मुझे ऐसे घर बहुत ज़्यादा पसंद हैं। अगली सुबह जब उसकी तबीयत बेहतर हुई तो कहने लगी कि कल तुमसे एक बात कही थी। मैंने कहा, मालकिन मैं बुरा नहीं माना, क्योंकि कल आपकी तबीयत खराब थी और इसलिए शायद आपने बीमारी की वजह से मुझसे बात कही थी। इस पर वह मुझसे कहने लगी कि मैं बीमारी से आकर बात नहीं की थी, मैं हकीकत में तुमसे अपनी बेटे की शादी करवाना चाहती हूँ। तुम खुद ही सोचो, अब इस उम्र में मैं अपने बेटे माधव के लिए कोई लड़का कैसे ढूंढूंगी और दौड़ भाग कैसे करूंगी। उसके बाद पता नहीं उस लड़की का नेचर कैसा होगा, काम धाम कैसा करेगी। मेरे बाद वह मेरे घर का ख्याल कैसे रख पाएगी या न रख सकेगी। और तुम में यह सारे गुण हैं जो एक अच्छी लड़की में होने चाहिए। अब ना तो इस उम्र में मेरे अंदर इतनी हिम्मत है और न ही इतनी ताकत है कि मैं तुम्हारी जैसी दूसरी लड़की ढूंढ सकूं। तुम खूबसूरत तो हो ही और बहुत अच्छी तरह से मेरे घर का, मेरे बेटे का और मेरा भी ख्याल रख रही हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब इस नौकरी को हम रिश्तेदारी में बदल दें। तुम्हारे हाथ का खाना माधव को बहुत पसंद आता है और मुझे यह भी पता है कि माधव को कोई और लड़की पसंद नहीं है। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने बेटे माधव की शादी तुमसे ही करवाऊंगी। तुम अपनी माँ को मेरे घर भेज देना, मैं उनसे बात कर लूँगी। मैंने कहा ठीक है और इतना कहकर मैं अपने घर आ गई। घर आकर जब यह बात अपनी माँ को बताई तो मेरी माँ ने मुझसे बहुत बातें सुनाई। उन्होंने कहा कि तूने ही चक्कर चलाया होगा, उसके बेटे को अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया होगा। जबकि मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि मैं अपने ख़ानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी। इसलिए ख़ानदान के जितने भी लड़के थे सबके रिश्तेदार मेरे लिए ही आ चुके थे। जहाँ खूबसूरती होती है वहाँ नज़ाकत आ ही जाती है। इसलिए मेरे अंदर थोड़ी सी नज़ाकत थी और मैंने सारे रिश्तेदार ठुकरा दिए। मैंने अपनी माँ से कहा कि मेरी शादी माधव से ही कर दो। फिर मेरी शादी माधव से हो गई। मेरे पति की नाइट ड्यूटी थी। मैं तो अपनी मालकिन, जो कि अब मेरी सास बन चुकी थी, उनकी मैं हमेशा बहुत ज़्यादा इज्जत करती थी। और जब उन्होंने मुझे इस घर की बहू का दर्जा दे दिया था तो मेरे लिए यह कोई एहसान से कम नहीं था। मैं उनके पैरों की मिट्टी उठाकर अपने माथे पर लगा लेती थी। मैं उनकी हर बात मानती थी, दिन रात उनका बहुत ख्याल रखती थी। अपने पति से ज़्यादा मैं उनके खाने पीने का ख्याल रखती थी। अपने पति को तो बाद में मैं खाना देती थी, पहले उनसे जाकर पूछती थी कि आपने खाना खाया कि नहीं। वह भी मेरे साथ बहुत खुश थी और कहती थी कि मेरा फैसला बिल्कुल भी गलत नहीं है। मैं भी उनको यह एहसास नहीं करवाती थी कि वह किसी गरीब की बेटी को घर लेकर आई थी और अब मालकिन बनकर मेरे सर पर नाचने लगी है, बल्कि मैं तो उनको यह एहसास करवाना चाहती थी कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ और उनकी दिन रात सेवा करती थी। एक दिन रात के 1 बजे का वक्त था। माधव नाइट ड्यूटी पर गया हुआ था और मैं अपने कमरे में सो रही थी। तब मेरी सास ने मुझे बुलाया और कहा कि तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैं उनके कमरे में चली गई तो उन्होंने एक दीवार से अलमारी को हटाया तो मैंने देखा कि घर तो बहुत मजबूत और पुख्ता था, लेकिन यह दीवार कुछ कच्ची थी और इसके नीचे कुछ खुदाई हुई थी। मेरी सास ने कहा कि तुम्हें यहाँ पर दीवार को खोदकर अंडरग्राउंड कर एक कोठी बनानी होगी। दरअसल मैं इस काम के लिए किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती और मुझे यह काम को हो ही नहीं सकता है, इसलिए यह काम तुम्हें ही करना होगा। उनकी यह बात सुनकर मैं हैरान हो गई, क्योंकि यहाँ पर गड्ढा खोदकर अंडरग्राउंड पोटली बनाना कोई आसान काम नहीं था। जब उन्होंने मुझे हैरान परेशान देखा तो कहने लगी कि देखो, कोई जल्दी नहीं है, तुम यह काम आराम से कर सकती हो, चाहो तो रोज़ थोड़ा थोड़ा करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अपनी सास से कोई जवाब सवाल नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि वह मेरे किसी सवाल का जवाब देगी और मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उनसे कुछ सवाल जवाब कर सकूं। मैं बस हमेशा की तरह उनका हर बात मान ली, जैसे हम हमेशा माना करती थी। मैंने तुरंत वह काम शुरू कर दिया। रात के 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक वह काम करती रही।
वह काम बहुत मेहनत का था और मैं पसीने से भीग जाती थी। अभी मैं काम में लगी हुई थी कि मेरी सास बाहर से आई। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ से आई थी, बस उनके हाथ में एक चाय का कप था। उन्होंने मुझसे कहा कि आज के लिए इतना काम काफ़ी है, यह लो चाय पी लो। मैं जैसे ही वह चाय पी, उसके बाद मुझे होश ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। जब मेरी आँख खुली तो मैं कमरे से एक तरफ लेटी हुई सो रही थी। मैंने सुबह 7 बजे उठकर अपनी सास से कहा, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी आँख कब लग गई। तभी वह मुझसे कहने लगी कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मेहनत का काम करोगी तो नींद तो आएगा ही, वैसे भी आज के लिए इतना काम काफ़ी है। उनकी बात सुनकर मैं बाहर जाने लगी तो उन्होंने कहा कि कहाँ जा रही हो? मैंने कहा कि घर का काम करने। लेकिन उन्होंने कहा कि आज से तुम्हें घर का कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम इस घर की बहू हो, कोई नौकरानी नहीं। घर का काम करने के लिए मैंने एक नौकरानी रख ली है जो आज 9 बजे आ जाएगी। तुम अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाओ। मेरी सास ने मेरे हाथ पर कुछ पैसे भी रखे। मैंने कहा कि जब मैं नौकरानी नहीं हूँ तो आप मुझे यह पैसे किस बात के दे रही हो? इस पर वह कहने लगी कि बेटा, यह पैसे मैं अपनी उस बेटी को दे रही हूँ जो मेरी मदद कर रही है और मुश्किल वक्त में मेरा साथ दे रही है। लेकिन मेरी बच्ची, तुम यह बात किसी को मत बताना, यहाँ तक कि अपने पति माधव को भी मत बताना। मेरी सास मेरा इतना ख्याल रख रही थी, यह चाहती तो मुझे घर का काम भी करवाती, लेकिन मेरे आराम के लिए उन्होंने नौकरानी रख लिया, जबकि मैं खुद एक नौकरानी थी और आज कोई और मेरे लिए काम करने वाली आ गई थी। इससे बड़ी और क्या बात होगी? मैंने उनसे कहा कि मुझे यह पैसे नहीं चाहिए और यह बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन मेरी सास ने वह पैसे मुझे दे दिए और कहा, इससे आपके लिए जो तुम्हारा दिल करे वह खरीद लेना, कपड़े, सैंडल्स, ज्वेलरी, खाने पीने की चीज़ या अपनी माँ को भी शॉपिंग करवा देना, वह भी खुश हो जाएगी। मेरी सास बहुत अच्छी औरत थी। मेरे दिल में उनके लिए इज्जत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। पैसे लेकर मैं अपने कमरे में गई। जब वह पैसे देखे तो 25,000 थे। इतने तो मेरी तनख्वाह भी नहीं थी। इसके बाद मैं आराम से दोबारा सो गई और मुझे बहुत नींद आई। माधव दोपहर में आ गए थे, लेकिन मैंने उनको यह बात नहीं बताई। फिर भी उन्होंने नोट कर लिया था कि मैं काफ़ी थकी हुई थी। मैंने उनसे कहा कि बस ऐसे ही आराम कर कर के थक गई हूँ, क्योंकि माँ ने मेरे लिए घर में एक नौकरानी रखी है, तो मेरा टाइम कैसे पास होगा। मेरे पति ने कहा कि इस घर में जल्द ही छोटे मेहमान आ जाएंगे, तो फिर तुम्हारा वक्त अच्छे से गुजर जाएगा। लेकिन मुझे मेरी सास की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि मुझे कोठरी बनानी है और यह बनाना कोई आसान काम नहीं था और ना ही यह 2-3 हफ्ते का काम था। इसमें तो बहुत वक्त लगने वाला था और माधव चाहते थे कि मैं माँ बन जाऊं। फिर मैं काम कैसे कर सकती थी, इसलिए मैं परेशान हो गई थी और अपनी सास के पास जाकर यह बात मैंने उसको बता दी। तो इस पर वह मुझसे कहने लगी कि तुम यह बिल्कुल मत होने देना, मैं तुम्हें कल डॉक्टर के पास लेकर चलूँगी, वह तुम्हें अवश्य मशवरा दे देगी। मैं बेमन से कहा ठीक है और अगले दिन मैं उसके साथ डॉक्टर के पास गई और उनकी बात मान ली। मेरी सास नहीं चाहती थी कि मैं अभी बच्चा पैदा करूं, जब तक कि कोठी का काम पूरा ना हो जाए। मेरे लिए अभी फ़िलहाल यह काम बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यह मुझे मेरी सास ने दिया था। फिर अगले दिन मैं अपनी माँ के घर गई। उन पैसों के उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर गई, तो वह कहने लगी कि तुम यह सच में अमीर ख़ानदान की बहू लग रही हो। मैंने उन्हें यह नहीं बताया कि यह मेरी मेहनत की कमाई है। बिल्कुल मेरी माँ बहुत खुश हो गई थी। मैं काम करके बहुत ज़्यादा थक जाती थी, जिससे मेरी पूरे बॉडी में बहुत दर्द होता था, लेकिन फिर भी मैं वह काम रोज़ करती थी। उस काम के बदले मेरी सास हर रोज़ बहुत सारे पैसे देती थी। वह पैसे अपनी अलमारी से या अपने पर्स से निकाल कर मुझे नहीं देती थी, बल्कि उनके हाथ में पैसे होते थे। उसमें से आधे पैसे वह मुझे देती थी और बाकी पैसे अपने पर्स में डाल कर रख लेती थी। मेरे दिन इसी तरह गुजर रहे थे। शुरुआत में मुझे यह काम करने में बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे मेरी थोड़ी आदत पड़ गई थी। फिर मैं एक दिन माधव के साथ बैठी थी कि अचानक मुझे माधव के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी।
थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि माधव मुझे झकझोर कर उठाने की कोशिश कर रहे थे और मैं ज़मीन पर पड़ी थी। मैंने उठकर उनको देखा और पूछा कि क्या हुआ था। तो मेरी शक्ल देखने लगे और कहने लगे, तुम मेरे साथ खाना खा रही थी और अचानक से तुम बेहोश हो गई। मैं तो डॉक्टर को बुलाने ही वाला था कि तुम्हें इतने में होश आ गया। मुझे यह बताओ कि कोई मसला तो नहीं है? क्या करती रहती हो तुम? दिन ब दिन इतनी कमज़ोर होती जा रही हो। मैंने कहा, कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरी सास ने मुझसे कहा था कि तुम इस बारे में अपने पति को कुछ भी नहीं बताना, इसलिए मैंने अपने पति को कुछ भी नहीं बताया। लेकिन अब मैं इस काम से तंग आ चुकी थी। ठीक है कि शादी से पहले मैं इस घर की नौकरानी थी और अब उन्होंने मुझे घर का ताज बनाया था, तो यह काम किसी और से भी तो करवा सकती थी। इससे तो अच्छा था कि वह मुझे घर के सारे काम करवाती। वह काम करने की आदत थी मुझे, पर इस तरह के काम से तो वाकई में मेरी सेहत बुरी तरह खराब हो रही थी। आँखों के नीचे काले घेरे पड़ रहे थे और मेरी सास की हरकतें मुझे शक में डाल रही थी। मेरी सास हर रोज़ मेरे लिए चाय क्यों लेकर आती है और चाय पीकर मुझे ऐसी नींद क्यों आ जाती थी जैसे मैं बेहोश हो गई हूँ। मुझे कुछ याद क्यों नहीं रहता था। मुझे अपने कमरे में भी जाना याद नहीं रहता था। मैं उनके कमरे में ही सोफे पर गिरकर सो जाती थी और सुबह वापस अपने कमरे में चली जाती थी। मेरी सास ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन मुझे फिर भी यह जानना था कि वह मुझे अपने ही घर में कोठी क्यों बनवा रही थी। मैं अकेली लड़की पूरी कोठी कैसे बना सकती थी? वह घर काफ़ी पुराना था। इसी तरह से वहाँ पर खुदाई करके कोठी बनाना कोई अच्छी बात नहीं थी। इस घर की दीवारें पुरानी हो गई थी और कभी भी गिर सकती थी। मेरी सास को यह सब करने की क्या ज़रूरत थी? मेरी सास ने तो मुझे बच्चा पैदा करने से मना भी कर दिया था और माधव बच्चे का ख्वाब देख रहे थे। वह मुझसे कहते थे कि बच्चा पैदा करना है ताकि इस घर में एक छोटा नन्हा सा मेहमान आ जाए और हमारी ज़िंदगी शुरू हो जाए। जब तक कोठरी बनने वाला काम नहीं हो जाता, मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी और पता नहीं यह काम कब ख़त्म होगा। मैंने सुना था कि पुराने ज़माने में लोग इस तरह का काम करते थे तो उन्हें कई कई साल लग जाते थे। अगर वाकई ऐसी बात थी तो क्या रोज़ मुझे इतनी मशक्क़त करनी थी? मैं इस काम से बुरी तरह से पसीना पसीना होकर रह जाती थी और मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। जब मैं गिरने लगती थी तब मुझे मेरी सास कहती थी कि अब तुम आराम से बैठ जाओ और चाय पी लो। सिर्फ मुझे ही पिलाती थी, वह खुद कभी भी नहीं पीती थी, जबकि उन्हें कोई बीमारी भी नहीं थी कि वह चाय नहीं पिए। मगर मैं फिर भी उनकी सारी बातों को नज़रअंदाज करती रहती थी और सोचा करती थी कि चलो काम है तो ख़त्म तो कर ही देता हूँ। मेरी सास ने मेरी ज़िंदगी बना दी थी। अगर बदले में उनके लिए मैं एक बड़ा सा काम कर दूँ तो कभी ज़िंदगी में मैं भी उनको यह कहने के काबिल हो ही जाऊंगी कि मैं भी आपके लिए कुछ किया था। मैं एक दिन अपनी माँ के घर गई थी कि तभी मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। वह मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई। मेरी माँ कहने लगी कि खुशखबरी है क्या? मैंने कहा, नहीं माँ, कोई खुशखबरी नहीं है। मुझे लगा कि मैं कमज़ोरी की वजह से बेहोश हो गई थी, लेकिन जब डॉक्टर के पास गई तो उसने एक ऐसी बात बताई कि मेरी कदमों तले से ज़मीन निकल गई। डॉक्टर ने कहा कि आप माँ बनने वाली हो, जबकि मैं तो डॉक्टर से पूछकर वह सब कुछ कर रही थी कि जिससे मैं माँ नहीं बन सकूं। फिर मेरे साथ ऐसा क्या हो गया? अगर मैं माँ बनने वाली हूँ तो फिर मुझे वह काम नहीं करना था। क्या वह बच्चा मेरे पति का नहीं था तो फिर किसका हो सकता है? लेकिन मुझे किसी बात का कोई समझ नहीं आ रही थी। मेरा दिमाग घूम रहा था। मेरी माँ मुझे कहने लगी कि अब तो इस घर में तुम्हारे कदम और भी मजबूत हो जाएंगे और तुमने ऐसा मुंह क्यों बना रखा हुआ है जैसे न जाने क्या हो गया है। मैंने माँ से कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, बस ऐसे ही घबरा रही हूँ। इस पर माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, सबके साथ ऐसा ही होता है, पहली बार की बात है, दूसरे बच्चे में आदत हो जाएगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अपने पति और अपनी सास को क्या बताऊं और कैसे बताऊं। इस दिन मैं अपनी माँ के घर से वापस ससुराल आ गई। मेरे पति ने मेरे बैग में रखी हुई रिपोर्ट देखी और वह मुझसे कहने लगे, तुमने मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया कि तुम माँ बनने वाली हो? तो मैंने उनसे कहा
कि आज की ही तो रिपोर्ट है, कौन सा बहुत पहले की है। यह बात सुनकर वह बहुत खुश हुए और जल्दी से जाकर अपनी माँ को बता दी। मेरी माँ मुझे हैरान होकर देखने लगी और मौका मिलते ही मुझसे कहने लगी कि मैंने मना किया था ना, तो फिर यह सब कैसे हुआ। जब मेरी सास ने मुझे बुलाया और मैं उनसे कहा कि मुझे यह काम नहीं करना चाहिए, मैं इतनी मेहनत का काम नहीं करूँगी, मैं इतनी मेहनत का काम करूँगी तो मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। सास ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम आराम से करो। मेरी सास को मेरी कोई परवाह नहीं थी, उन्होंने आज भी मुझे यह काम करवाया था। अब मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी थी। मेरी सास मुझे यह काम क्यों करवा रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी तक कोठी इतनी भी नहीं बनी थी कि एक आदमी उसमें छुप सकता था, क्योंकि मुझे इतना काम नहीं हो पाता था। लेकिन मैं सोच लिया था कि मुझे अब यह करना नहीं है। मैं अगले दिन काम किया और दिमाग में एक प्लान बना लिया। चाय पीने से पहले मैंने अपना मोबाइल ऐसी जगह पर छुपा दिया जहां पर मैं खड़ी हुई साफ नज़र आ रही थी, और मैंने अपना कैमरा ऑन कर दिया। चाय पीते ही सब कुछ वैसा ही हुआ जैसे ही रोज़ होता था। मैंने अपना फ़ोन बातों बातों में वहां से उठा लिया और उनको पता नहीं चलने दिया, और फिर मैं उनके कमरे से चली गई। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था कि पता नहीं फ़ोन में क्या रिकॉर्ड हुआ होगा। मैं अपने कमरे में आ गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। माँ तो वैसे ही घर पर नहीं थी। फ़ोन की वीडियो को प्ले करते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे, क्योंकि कुछ न कुछ गड़बड़ था। इस बात को मुझे पता चल गया था। वीडियो में मैंने देखा कि चाय पीने के बाद मैं चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर गई और मेरी सास मुझे ऐसे घसीटकर साइड में ले गई जैसे मैं इंसान नहीं कोई बोरी हूँ। फिर वहाँ एक आदमी आया और उसने मेरी सास के साथ कोई बातचीत की और मैं सोफे पर बेखबर पड़ी थी। फिर उसने मेरी सास को पैसे दिए, कोठी की तरफ देखा और वह आदमी वहाँ से चला गया। मैं उस आदमी को नहीं जानती थी, इसलिए मैंने यह बात अपने पति को बता दी। मेरी बात सुनकर वह बहुत हैरान हो गए। मैंने उनको यह वीडियो भी दिखाई। वीडियो देखकर वह कहने लगे, यह तो मेरा छोटा भाई है जिसको मेरे पापा ने घर से निकाल दिया था, क्योंकि इसकी संगत गलत लड़के के साथ हो गई थी और यह आवारागर्दी करता था, और उस लड़के के साथ मिलकर हमारे ही घर में चोरी भी की थी, इसलिए पापा ने इसको घर से निकाल दिया था। अब मैं सारी बात समझ गया हूँ। फिर उन्होंने अपने भाई से बात की और सारा मामला समझ में आ गया। यह मामला यह था कि मेरी सास के नाम पर प्रॉपर्टी थी जो मेरी सास के जीते जी उनकी थी, और उनके मरने के बाद उनके बड़े बेटे छोटे बेटे की हो जाती। इसलिए मेरी सास ने अपने कमरे में कोठी बनवाकर हमेशा के लिए ही वहां रहना चाहती थी, और दुनिया वालों के नज़रों के सामने यह साबित करना चाहती थी कि अब यह इस दुनिया में नहीं रही। और इस काम के लिए मेरी सास को भड़काने वाला मेरा देवर ही था। उन्हें पैसे भी लाकर देता था कि मेरा मुंह बंद कर सके, क्योंकि यह उन लोगों को लगा था कि मैं पहले तो इस घर की नौकरानी थी, तो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरा देवर मेरे पति से अपना हिस्सा मांग रहा था, और जब उनको अपना हिस्सा नहीं मिला तो उसने इस तरह से मेरी सास को भड़काया और मुझे भी इस काम में लगा दिया। मेरी पेट में जो बच्चा था वह मेरे पति का ही था, और किसी तरह से कुदरत की तरफ से इसका इस दुनिया में आना लिखा था, इसलिए वह आ भी गया था। मेरे पति ने मेरी सास से बात की और कहा कि आपने मेरी मासूम बीवी का इस्तेमाल किया और मेरी शादी भी इसलिए करवाई ताकि इससे यह काम करवा सके, लेकिन बस बहुत हुआ। मुझे अब आप लोगों के साथ नहीं रहना है, आप अपने छोटे बेटे के साथ ही रहो। मैं अपनी पत्नी को लेकर दूसरे शहर में रहने जा रहा हूँ। मुझे आपकी ज़मीन जायदाद नहीं चाहिए। तभी मेरी सास फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, बेटा मुझे माफ़ कर दो। मेरे पति ने कहा, आपको मुझसे नहीं जिया से माफ़ी मांगनी चाहिए। तभी मेरी सास मेरे पास आ गई और मैंने उसे गले से लगा लिया। अब मेरी सास मेरे साथ बहुत अच्छे से रहने लगी और मेरा देवर उस दिन के बाद कभी घर वापस नहीं आया। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।